मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज हम पेपर नंबर 18वां करेंगे आर्मी का, और ये पेपर है वो काफी पुराना पेपर है। काफी पुराना मतलब उस टाइम का है जब रीजनिंग नहीं आती थी। 20 क्वेश्चन साइंस के आते थे, 15 जीके और 15 मैथ्स के आते थे। तो आज देखो, बिना समय गवाए हम इसी पेपर को शुरू करते हैं। वे पहले लोग जिन्होंने भारत के साथ सबसे पहले व्यापार शुरू किया। देखो, यूरोप से ही आए थे सबसे पहले, भारत से जो व्यापार करने आए थे। यूरोप में भी देखो सबसे पहले यहाँ डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली। देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। वास्को डी गामा जो आया था, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आया था, वो एक पुर्तगाली था। तो सबसे पहले भारत में कौन आए व्यापार करने के लिए? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए, ये दूसरे नंबर पर आए, ये तीसरे नंबर पर आए, और ये सबसे लास्ट में आए थे जो आपके फ्रेंच थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो यूरोपीय हैं जो भारत आए थे व्यापार करने, वो आपके पुर्तगाली आए थे। जैसे मैंने बताया भी था कि अभी एक क्वेश्चन आया था जबकि गोवा आजाद कब हुआ, तो गोवा पे पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल राज किया था। 1510 के बाद इनका ही शासन हो जाता है गोवा पे। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2। जेसी ओवेन्स ग्लोबल अवार्ड किस खेल के लिए दिया जाता है? देखो, जेसी ओवेन्स जो ग्लोबल अवार्ड है, ध्यान रखना, ये यूएस में दिया जाता है, और ये यूएस में स्पोर्ट्स में, खेल में है। ये आपका खेल में दिया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से शाम का तारा किसका सूचक है? देखो, जो शाम का तारा है, ध्रुव तारा, शाम का तारा है, वो उत्तरी ध्रुव का सूचक है। ये शाम का तारा नहीं है, ध्रुव तारा होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ध्रुव तारा होना चाहिए था, और ये ध्रुव तारा किसका सूचक है? आपका उत्तरी ध्रुव का सूचक है। इसके बाद चलिए आगे, सेशेल्स कहां है? देखो, सेशेल्स एक 115 द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह देश है। ध्यान रखना, ये 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ठीक है, इनका क्या है? एक द्वीप समूह राष्ट्र है, जो कहां पे है? जो आपका इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान रखना, जो सेशेल्स है 115 द्वीप समूह का एक द्वीप समूह राष्ट्र है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि भारत में उनका इरादा धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। ध्यान रखना, एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है, यह उनका इरादा है। तो ये इन्होंने, ध्यान रखना, जब 1917 में मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 की बात है शायद, जब मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की, ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि हमारा उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। तो यह घोषणा, ध्यान रखना, कब की थी? सन 1917 में की थी। किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने की थी। और इसी के साथ जो 1917 वाला है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की। प्रांतों में किसकी स्थापना की? द्वैध शासन की स्थापना की। इसके बाद चलिए आगे, पहली विद्युत रेल प्रणाली कब शुरू हुई? 1925, 1905, 1853। देखो, इसके ऑप्शन है 1925, 1905, 1853, 1885। ध्यान रखना, पहली जो रेल प्रणाली थी 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे टीटी से, 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे टीटी से हार्बर के लिए पहली आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो चली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कब होगा? 1925 होगा। ध्यान रखना, 1925 राइट आंसर। कथक कहां का नृत्य है? देखो, कथक नृत्य उत्तर भारत का है, मेनली यूपी में किया जाता है कथक। देखो, ये नृत्य हैं आप 5-6, इनको आप ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन। केरल का कथकली है, केरल का कौन सा है बेटा? कथकली है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ठीक है, ऐसे नृत्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं। घूमर राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, ठीक है, असम का बिहू है, और भी काफी नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, जो आपको याद रखने हैं। यहां से अमूमन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखो, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ध्यान रखना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में दिल्ली में हुई थी।
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम कब भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम कब प्रसारित किया? देखो, भारत में 15 सितंबर 1959 को 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन कार्यक्रम पहली बार आया। और ध्यान रखना, 1975 तक केवल टेलीविजन 7 शहरों में था। उसके बाद 1982 के बाद इसका राष्ट्रीय प्रसारण किया गया था। तो इसका जो पहली बार है वो 1959 है। 1975 तक ध्यान रखना देश के मात्र 7 शहरों में टेलीविजन था। उसके बाद 1982 में राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारित किया गया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? देखो, शिवाजी के बाद जो उनके बड़े बेटे थे वो उत्तराधिकारी बने थे और उनका नाम था संभाजी। शिवाजी के जो सबसे बड़े बेटे थे संभाजी थे, वो इसके बाद उसके उत्तराधिकारी बने थे। सती प्रथा को अवैध घोषित करने में निम्नलिखित में से किसने काम किया? देखो, सबसे पहली बात आती है यहां ये जो चारों दिए गए बेटा, इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो देखो, सती प्रथा को पहले आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर थे, ये ध्यान रखना। सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है इनको। सिविल सेवा का जनक माना जाता है इनको। इन्होंने क्या किया था, ज्यादातर काम थे वो जिला कलेक्टर को ही सौंप दिए थे। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद आता है विलियम बेंटिक। देखो, विलियम बेंटिक ने सन 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा प्रयास किया था इसको खत्म करवाने के लिए सती प्रथा को, वो राजा राम मोहन राय ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ये 1848 से 1856 तक रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई, उसका जो मेन कारण माना जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय थे। लेकिन 1857 की जो क्रांति मेन मानी जाती है वो लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 को सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। रौलक एक्ट कब पारित हुआ? ध्यान रखना, ये जो रौलक एक्ट पारित हुआ था ये कब हुआ था? रौलक एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। और इसका मकसद था जो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय, उसको कुचलना इसका मेन मकसद था। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना इसका मेन मकसद था। ध्यान रखना, किसका? रौलक एक्ट का। तो रौलक एक्ट का जो मेन मकसद था वो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। इसके बाद चलिए आगे। समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देखो, समताप, जहां पे ताप समान रहता है। अक्षांश और देशांतर, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं। ध्यान रखना, कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। ये जो देशांतर है ये तो आपकी बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर है और ये आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं ग्लोब पर। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच मानी जाती है पृथ्वी के। तो अब एक समान ऊंचाई वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा क्या बची बेटा? आइसोप्लेट्स। तो इसको क्या कहा जाता है? आइसोप्लेट्स कहा जाता है। इसके बाद चलिए आगे। भारत के निम्न शहरों में से कौन सा शहर हीरे के व्यापार के लिए चर्चित है? देखो बेटा, भारत में, भारत ही नहीं, मैं यहां पर विश्व भी लूं तो भी बिल्कुल बात सही है। पूरे विश्व में सूरत, गुजरात का सूरत है, ध्यान रखना, गुजरात का सूरत है, वो हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये मान लो कि लगभग 10 में से 8-9 हीरे यही तरह से जाते हैं। कहां पे? सूरत में। तो ये बहुत बड़ा केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है हीरे का। कौन सा? सूरत।
निम्न में से भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? देखो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक तो है बेटा उड़ीसा, जो अकेला 50% बॉक्साइट उत्पादित करता है। तो उड़ीसा का जो, अब यहां पे देखो उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, हालांकि मध्य प्रदेश और झारखंड में भी बॉक्साइट निकाला जाता है, तो इसका मतलब ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा की बात करें बॉक्साइट, तो सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट उत्पादित होता है वो आपका उड़ीसा में होता है। ये देखो यहां पे आपके बेटा जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बाद चलते हैं हम साइंस के क्वेश्चनों पे। देखो साइंस पे आओ। एक बिजली के फिलामेंट का तंतु, फिलामेंट का धातु क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। गलनांक बहुत ज्यादा होता है इसका। नाइक्रोम के तार की बात करें तो ये किसका होता है बेटा? हीटर का होता है। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, ठीक है, वो आपको पहले पेपर में इसके बारे में बता चुका हूं। तो इसके बाद चलिए आगे। निम्न में से ऑक्सीकरण किस अवस्था में सकारात्मक ऑक्सीकरण? देखो सकारात्मक ऑक्सीकरण कब दिखाता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसे सकारात्मक अवस्था कहा जाता है ऑक्सीकरण की। जब इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होता है तब ऑक्सीकरण की वो सकारात्मक अवस्था कहलाती है। और वो सकारात्मक अवस्था है आपकी, वो कहां पे होती है? F2O में होती है बेटा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कौन सा धातु बैटरी के संचायक में प्रयोग किया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा धातु बैटरी के संचायक में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लेड होगा। ध्यान रखना, शीशा है वो बैटरी के संचायक में प्रयोग किया जाता है। विद्युत घटक के नियम किसने दिए? देखो मैक्सवेल, फैराडे, बोर्न, लेंज। देखो मैक्सवेल ने तो बेटा विद्युत चुंबक से संबंधित नियम दिए थे, ठीक है, इन्होंने भी विद्युत से संबंधित नियम दिए हैं, लेकिन विद्युत अपघटन के नियम है वो आपके फैराडे ने दिए हैं। किसने दिए हैं? फैराडे ने। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गिवन बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फैराडे होगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बिना समय गवाए। निम्न में से उदासीन विलयन, देखो जहां पे उदासीन आ जाए बेटा, उदासीन आ जाए तो पीएच कितना है? 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यदि अम्लीय आ जाए तो सीधी सी बात है 7 से कम होगा, और क्षारीय आ जाए तो 7 से ज्यादा होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? 7 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 7। निम्न में से प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है? देखो ध्यान रखना, प्रयोगशाला के जो उपकरण बनाने के लिए काम में आता है वो आपका पायरेक्स शीशा। कौन सा शीशा आता है? पायरेक्स शीशा आता है। और इसको हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो लेबोरेटरी में हमें ऐसे उपकरण चाहिए जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, और हाई टेम्परेचर को सहन पायरेक्स शीशा कर लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पायरेक्स शीशा, पायरेक्स ग्लास। ध्वनि की वह तीव्रता जिससे कान के पर्दों को हानि पहुंचती है। देखो कान के पर्दों को हानि पहुंचती है। वैसे तो ध्यान रखना बेटा 75 से 80 डीबी, इससे अधिक कष्टदायी होता है, इससे अधिक पे ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। ध्यान रखना, ये सारा ही कष्टदायी होता है। यदि ये पूछता है कि भाई कितना कष्टदायी होता है, तो बेटा 75 से 80 इससे कष्टदायी होता है। लेकिन बहुत सारे पटाखे ऐसे आते हैं उनमें 160 डीबी तक होता है, जो कि कान के पर्दों को हानि पहुंचा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 160 डीबी। हालांकि ध्यान रखना 100 डेसिबल तक ध्वनि भी होती है, वो भी हमारे कानों के लिए कष्टदायी होती है। लेकिन बात कर रहे हैं कानों के पर्दों को हानि पहुंचाने की, तो वो क्या है? 160 डीबी। ध्यान रखना, बहुत सारे पटाखे होते हैं जिनमें यह ध्वनि होती है जो कान के पर्दों को आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब चलिए आगे। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? देखो ये आपके पास परमाणु है कोई, ये परमाणु का नाभिक है। नाभिक में ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका क्या होगा? राइट आंसर। और ध्यान रखना नाभिक के चारों ओर चक्कर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक की बात कर रहे हैं बेटा, तो नाभिक में ध्यान रखना आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। त्वरित सीमेंट की जमने की अवधि क्या होती है? देखो त्वरित सीमेंट होता है वो आपका 10 मिनट में जम जाता है। कितने मिनट में जम जाता है?
10 मिनट में जम जाता है। जो आपका त्वरित सीमेंट है वो आपका 10 मिनट में जम जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? देखो, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा जो पानी बह के आता है वो आती है बेटा। तो जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा होती है बेटा, पानी के द्वारा होती है। जब कोई नदी वगैरह बहती है तो ये ज्यादातर जो नदी के किनारे पर हो जाती है, नदी के किनारे पर, और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कील निर्दिष्ट की जाती है। देखो, कील किससे जाती है? देखो, कील का जो आगे का वो होता है बेटा, जो कील जो छेद होता है, छेद कितना बड़ा है और कील कितनी बड़ी है, वो उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके व्यास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द होल, वो व्यास के ऊपर डिपेंड करती है। निम्न में से वॉशर, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है। वॉशर इज यूज फॉर, वॉशर क्या होता है बेटा? जो भी आपके सिग्नल में जो भी कंपन आता है, वाइब्रेशन आता है, वो उसको दूर करने का काम आता है। टू गेट रिड ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन आता है उससे छुटकारा पाने के लिए ये काम में आता है। परमाणु के आकार को निम्न में से कौन सी इकाई में? देखो, परमाणु का आकार है वो, देखो ना टेस्ला है ना न्यूट्रॉन है, जो एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। ध्यान रखना, जो परमाणु का आकार होता है वो किसमें? एंगस्ट्रॉन में, जो बहुत छोटी इकाई होती है। इसके बाद चलिए आगे। 1 किलो विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? बताओ क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता, या मोलैलिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मोलरता। 1 किलो विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे। ट्रैक्टर के पिछले पहिए में कौन से स्प्रिंग यूज में किए जाते हैं? पेचदार, पेचदार और पत्ती, पेचदार और पत्ती। देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ये तो दोनों एक जैसे हो गए भाई। पेचदार और पत्ती स्प्रिंग, पेचदार और पत्ती स्प्रिंग, तो ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे वो सॉरी, उसमें मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में। लेकिन ध्यान रखना, ट्रैक्टर के पिछले पहियों में कोई भी स्प्रिंग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, ट्रैक्टर के पहियों में स्प्रिंग नहीं आती है, जो शॉकर वगैरह होते हैं उनमें आती है बेटा। आवेश की सीजीएफ इकाई क्या है? तो देखो, आवेश की एसआई इकाई तो है कूलाम। एसआई तो क्या है बेटा? कूलाम। अब देखो यहां आप सोचोगे बेटा स्टेट कूलाम, ईएफयू। ध्यान रखना, ये स्टेट कूलाम और ईएफयू एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब बहुत ए और बी आ गया। जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि भाई गुरुजी आवेश की इकाई तो कूलाम है। हाँ बिल्कुल है, आवेश की एसआई इकाई कूलाम है, लेकिन सीजीएफ की बात करें तो ये स्टेट कूलाम है। स्टेट कूलाम और ईएफयू एक ही चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। किसी वस्तु के तापमान को 1 किलोग्राम बढ़ाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उसको। तो विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ताप आ जाएगा यहाँ पे। क्या कहते हैं उसको? विशिष्ट ताप कहते हैं या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ड्रिल बिट के सड़ने और किसी धातु पे छेद ना कर पाने के निम्न में से क्या कारण है? पहला, देखो ड्रिल बिट के सड़ने और किसी धातु पे छेद ना कर पाने के निम्न में से कौन से कारण हैं? पहला कारण बड़ा निकासी कोण, बिल्कुल भी नहीं है भाई। वस्तु का निकासी कोण का अभाव, ये भी नहीं है। लिप निकासी कोण की अनुपस्थिति या कमी, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, जो टोटल एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ लिप क्लियरेंस है, लिप निकासी कोण की कमी है, इसके कारण वो नहीं हो पाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो, लीनियर एम्पलीफाइड एंड सिमुलेटेड एनर्जी रेडिएशन, बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड, आगे दिया ही नहीं गया है बेटा पूरा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ये होगा लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका बिल्कुल भाई राइट आंसर है। कौन सा वाला? सी वाला। तो ये आपकी लेजर की फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, कौन सी लेजर की फुल फॉर्म? लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद चलिए आगे।
30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति तरंगें, रेडियो आवृत्ति तरंगें किससे संबंधित हैं? ये बहुत तेज आवृत्ति बैंड है, ध्यान रखना, ये आपका बहुत तेज आवृत्ति वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में आता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या, अच्छा यहां दिया नहीं है बेटा, भाज्य आएगी, कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में, देखो इसमें मैथ्स के बेटा ये पुराना पेपर है, इसमें मैथ्स के 15 क्वेश्चन है और बाकी जो जीके जीएस है उसके लगभग इसमें 35 क्वेश्चन है। जो पहले पेपर होता था आर्मी में उसमें यही होता था कि 20 क्वेश्चन साइंस के आते थे, 15 क्वेश्चन जीके के आते थे और 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे। अभी 3-4 साल पहले से बेटा साइंस के हटा दिए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐड कर दिए, तो बीच बीच में ऐसे पेपर आते रहेंगे जो पुराने पैटर्न पर आधारित होंगे। निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या नहीं? देखो भाज्य संख्या होती क्या है? जिस संख्या में एक और उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो भाज्य संख्या है। तो इनमें से भाग नहीं जाए वो अभाज्य संख्या है और भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है। तो 91 में भाग जा रहा है, देखो 13 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। बाकी में किसी का भाग नहीं जा रहा तो वे कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 1056 में क्या जोड़ें जिससे कि वो 23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? तो देखो बेटा 1056 में आप 23 का भाग ही देके देख लो बेटा, 23 का 2, 23 चौका 92, 23 चौका क्या हो गया बेटा? 92। अब 105 में से आप 92 घटाओ, कितना बचा? 13, भाग नहीं जा रहा 6 ले लिया। अब 23 में भाग 2, देखो बेटा 23 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 23 गुणा में यदि 6 करूंगा तो 138 हो जाएगा। तो 136 में क्या जोड़ें जिससे कि 138 बन जाए? 2 जोड़ें। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1058 होगा। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें बेटा, देखो ऑप्शन ही देख लो, 11 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यदि आपसे ये कहे डायरेक्ट कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, प्लस की बात करें बेटा, सबसे छोटी धनात्मक संख्या ऐसी कौन सी है जो अभाज्य है, तो उसका आंसर होगा 2। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बेटा सबसे छोटी तो ज्ञात ही नहीं कर सकते आप, माइनस में कितना भी पीछे जाओ तो नहीं ज्ञात कर पाओगे आप। हाँ यदि प्लस की पूछे तो प्लस की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। और ध्यान रखना 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। किसी नियमित बहुभुज के कोणों में वह कौन सा कोण होगा जिसका आंतरिक कोण समान नहीं होगा? देखो बेटा आंतरिक कोणों का योगफल है आपका, आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 गुणा में 180 और एक आंतरिक कोण का मान होगा आपके पास n-2 गुणा में 180 बटा n। ध्यान रखना 110 एक ऐसी संख्या है जो हमें कभी भी एक आंतरिक कोण समान प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? 110 हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन लगाते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन आर खत्म होने से 4 दिन पहले, यहां खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो अंग्रेजी में देख लो बेटा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 4 दिन पहले काम छोड़ देता है तो वे लोग काम को कितने समय में करते हैं? तो देखो बेटा पी 24, क्यू 30, आर 40, इनका एलसीएम आ गया 120। ये 24 दिन में 120 काम तो एक दिन में 5 काम, 30 दिन में 120, एक दिन में 4, 40 दिन में 120 तो एक दिन में कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, काम की शुरुआत तो वे एक साथ कर रहे हैं। कौन एक साथ कर रहे हैं बेटा? पी, क्यू और आर। लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले, काम समाप्ति से 4 दिन पहले आर ने काम छोड़ दिया, आर ने काम छोड़ दिया तो काम किया किसने? पी और क्यू ने काम किया है। ध्यान रखना है आर ने काम, सॉरी आर ने काम छोड़ा है यहाँ पे, तो आर ने काम छोड़ दिया तो काम किसने किया? पी और क्यू ने। और कितने दिन अंतिम? 4 दिन। अब एक बात बताओ बेटा, पी और क्यू दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 4 दिन में कितने कर दिए काम? इन्होंने 36 काम कर दिए। तो देखो वे एक साथ शुरू कर रहे हैं लेकिन आर खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। आर ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है तो अंतिम 4 दिन काम किसने किया है बेटा? पी और क्यू ने। और पी और क्यू दोनों एक दिन में 9 काम तो 4 दिन में कितने हो गए? 36।
अब काम कितने बचे बेटा, 120 माइनस 36, तो ये आ जाएगा घटाने पे कितने काम, 84। और ये 84 काम किसने किए हैं, पी क्यू आर ने, और तीनों एक दिन में, 5 और 4 9 और 3 12, तो कितने हो गए बेटा, 7 दिन। तो तीनों ने मिलकर पूछे तो 7 दिन काम किया है। यहां कितने दिन लग गए बेटा, 4 दिन। तो कुल समय पूछा है आपसे, तो कुल समय 7 और 4 कितने दिन हो गए आपके पास, 11 दिन हो जाएगा। जो टोटल टाइम है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए प्लस बी मतलब 106 प्लस 94, और ये 106 माइनस 94, 106 और 94 200, 106 में फिर 94 गए 12, दूनी कितना आ गया, 24। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 24। ध्यान रखना यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाकी आप चाहो तो इनका गुणा कर दो, इनका गुणा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 106 गुणा 106 डायरेक्ट करो, 106 गुणा 106 ये हो गया आपके पास 6 दूनी 12, 12 3 36 माइनस 94 गुणा 94, तो 100 में से 6 और 6 12 गए तो कितना बचा बेटा आपका 88, और 6 छिंगी आ गया 36। तो आप इसको घटा लेना, आपका यही आ जाएगा घटाने पे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये गोले का क्षेत्रफल, इसकी परिधि, देखो ध्यान रखना यहां थोड़ा सा गलत दे दिया, गोले की पहली बात तो कोई परिधि नहीं होती है, ध्यान रखना। गोला एक 3D आकृति है, 3D आकृति में हम एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कर्व सरफेस एरिया और एक आयतन निकालते हैं। लेकिन फिर भी चलो याद दिया है, तो इसमें ज्यादातर जो पूछेगा उसकी त्रिज्या पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसकी त्रिज्या या व्यास पूछ सकता है। तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, ये 1386 है। यहां से हम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1386 बटा 4 पाई का मान 22 बटा 7 चला जाएगा ऊपर, 1386 बटा 4 गुणा 22, ये 7 कहां जाएगा ऊपर। इसको काट पीट के देख लेना बेटा, आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि परिधि नहीं निकालेंगे। यदि व्रत होता तो हो सकता है यहाँ इसका व्रत का ये क्षेत्रफल होता, तो उस कंडीशन में देख लेते क्वेश्चन में क्या होता। भाई ये व्रत नहीं है, अच्छा गोला नहीं है, सर्किल ही दे रखा है, ठीक है, फिर तो खो जाएगा बेटे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल दे रखा है, गोला नहीं है, ध्यान रखना, ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सर्किल दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 1386, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 1386 बटा में 22 बटा में 7 आ गया, पाई आ गया बेटा। ठीक है, तो आप इसको देखो सॉल्व करो, पहले भाग दो इसमें 11 का, 11 दूनी 22, यहां भाग दो बेटा, 11 का भाग देंगे इसमें, तो 11 एकम 11, इसके बाद ये कितना हो गया 28 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, और 11 छिक्की 66 हो गया, 2 से काटो 63 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 या 21, 7 छिंगी 42 44, तो आर बराबर आ गया 21। आपसे परिधि पूछिए, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होती है बेटा 2 गुणा 22 बटा 7 इंटू में आर का मान 21 है, 3 बार कट जाएगा, 22 3 66 दूनी 132 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 132 मीटर। ध्यान रखना बेटा, एक गोला नहीं है, इसको सही कर लेना, ये वृत्त है, ठीक है ना। गोला होता तो फिर मैंने जो अभी बताया था उस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता, उस कंडीशन में आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है या वृत्त का व्यास पूछ सकता है। इसके बाद चलिए आगे, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़कर चले गए, तो बताओ शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो 18 व्यक्ति 12 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, तो देखो 18 व्यक्ति 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन तक 18 आदमियों ने काम किया, तो काम कितना बचा। अब ध्यान रखना, काम इतना बचा है, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, 4 दिन बाद की बात कर रहे हैं, मतलब बेटा 4 दिन का काम पूरा हो चुका है। जब 4 दिन का काम पूरा हो चुका है तो 12 में से 4 घटा देंगे, 8 दिन का काम बचा। और अब 8 दिन का काम करना किनको है, 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, पहले श्रमिक कितने थे 18, अब 2 चले गए, 16 बचे, कितने दिन में करेंगे x दिन में, तो 16x बराबर ये आ जाएगा 18 गुणा में 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो कितने बचे 8, तो x बराबर आ जाएगा 18 गुणा 8 बटा में 16,
2 बार और 2 से 9 बार, तो कितने दिन में हो जाएगा? 9 दिन में। ध्यान रखना बेटा, सीधा सा क्वेश्चन है। 18 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं काम को, 4 दिन बाद की बात कर रहे हैं, मतलब 4 दिन का काम खत्म हो गया है। 12 दिन का काम है, 4 दिन का काम हो गया, तो बेटा काम कितने दिन का बचा है आपके पास? अब 8 दिन का काम बचा है। 8 दिन का काम करना कितने लोगों को है? 2 ने छोड़ दिया, 18 थे, 16 लोगों को करना है। 16x आ जाएगा, x का मान यहां से हम इजीली ज्ञात कर देंगे। 8 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 7500 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 आ जाएगा। मूलधन कितना है बेटा आपके पास? 7500। दर कितना है? 6। समय कितना है? 8 बट्टा में 100। 0 से 0 कट गया। अब देखो बेटा, पहले 75 गुणा 6 करो, या आप 75 गुणा 8 कर लो बेटा। 8 पंजे 40, 8 7 56, 600 गुणा में 6 आ गया, कितना आ जाएगा? ये 3600 आ जाएगा गुणा करने पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3600 रुपए हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक कार्य किया, फिर कार्य छोड़ दिया, तो बताइए कितना काम हुआ? देखो बेटा, विक्रम और विवेक पूरा काम 50 दिन में करते हैं, 20 दिन का काम किया तो 30 दिन का काम बचा, कितने दिन में से? 50 दिन में से, तो कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। सीधा सा आंसर है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है इसमें बिल्कुल भी। विक्रम और विवेक 50 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 20 दिन काम कर लिया तो काम 30 दिन का बचा, 30 दिन का काम कितने दिन में से बचा? 50 दिन में से। यदि पूछता कितना काम हुआ है तो बेटा 20 दिन काम किया है, 50 दिन होना था, तो 20 बटा कितना आ जाता? 50 आ जाता, वो फिर इसका राइट आंसर होता। इसके बाद चलिए आगे। एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो बताइए उसमें कितना पानी आ सकता है? तो देखो, पानी की मात्रा का मतलब है हमें उसका आयतन निकालना है, टंकी का आयतन निकालना है, और आयतन होगा 5, लंबाई देखो आयताकार टंकी है, जब आयताकार टंकी है तो आयतन होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है बेटा? 5 3 2, 5 दिया 15 दूनी 30 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 30 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर आएगा। अच्छा, यहां पे बेटा आगे यूनिट नहीं दी है, ध्यान रखना, 30 मीटर क्यूब होगा इसका राइट आंसर। यदि हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो भी ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि 30 गुणा में 100 गुणा 100 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ 6 जीरो आएंगे, तो इनमें से आप कोई सा नहीं है। 30 मीटर क्यूब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए आगे। राम की कमाई 720 रुपए है, लेकिन वह कमाई का 65% खर्च करता है, तो बचत कितनी है? डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम पे आओ। राम की कमाई 720 रुपए है, लेकिन हमने मान ली कमाई कितनी है? 100। जब 65% खर्च कर दिया तो बचत कितनी रह गई आपके पास? 35%। तो गुणा में कितना कर दो बेटा? 35 का कर दो। 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 36 बार, 7 छिंगी 42, 7 21 और 4 25 रुपए, 252 रुपए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। देखो सीधा सा है, जब 65% वो कमाई का खर्च कर रहा है तो बचा 35%। 720 कमाई है, 720 बटा 100 हो जाएगा, 35 का ज्ञात करना है, वो हम इजीली ज्ञात कर देंगे। किसी धनराशि पर 7 साल में साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि दुगनी हो जाती है। देखो, मूलधन आपने बेटा 100 रुपए दिए और 7 साल में ये आपके पास मिश्रधन लग के 200 हो गए, यानी कि 7 साल का ब्याज आपके पास 100 रुपए आ गया। आपने 100 रुपए उधार दिए, जो कि 7 साल में बढ़कर कितने हो गए? 200 हो गए, तो 7 साल का ब्याज 100 रुपए आ गया। वह धनराशि 4 गुना, ये 100 दिए तो ये धनराशि 400 रुपए होनी चाहिए मिश्रधन, कितने समय में हो जाएगी? अब यहां बेटा ब्याज कितना लगेगा? 300। 100 रुपए 7 साल का ब्याज है, तो 300 कितने का हो गया? 3 गुणा 7 21 वर्ष आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 21 वर्ष आ जाएगा। ध्यान रखना, 100 रुपए ब्याज के लग रहे हैं 7 साल में, तो 300 रुपए लगेंगे 21 साल में। इसके बाद चलिए आगे। एक आदमी 450 रुपए की 5 टी शर्ट खरीदता है। देखो यहां पे 450 रुपए प्रति टी शर्ट की दर से, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ए मैन बॉट ए 5
शर्ट्स एट द रेट ऑफ 450 ईच। तो औसत ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना औसत होगा आपके पास कुल मूल्य बटा कुल टी शर्ट, कुल मूल्य बटा कुल टी शर्ट। अब 450 रुपए की एक टी शर्ट है तो 450 गुणा 5, 750 रुपए की 4 पैंट खरीदता है। देखो 700 ईच है, यहाँ ईच दे रखा है, ये थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना बेटा। तो 750 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 750 गुणा 4, 12 आगे बोला है फिर 12 पेयर शूज खरीदता है 750 रुपए प्रति के हिसाब से। तो देखो 12 गुणा 750 बटे 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 12 ये हो गए, इसका भाग दे देना, जो भी होगा वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 450 रुपए की दर से 5 टी शर्ट खरीदता है और 750 रुपए की दर से 750 रुपए प्रति पैंट की दर से 4 पैंट खरीदता है और यहां 12 जूते खरीदता है। तो टोटल मूल्य निकाल के और टोटल जो भी आइटम्स है उसका हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। किसी ठोस धातु का ठोस सिलेंडर को बनाने के लिए जिसकी ऊंचाई 45 सेमी, व्यास 4 सेमी, अच्छा छोटी आकृतियों की संख्या पूछी है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु के गोले पिघलाने पड़ेंगे। अब देखो बेटा आकृतियों की संख्या निकालनी है यहां पे, तो ध्यान रखना बड़ी आकृति का आयतन, आयतन अपोन में क्या आ जाएगा, छोटी आकृति का आयतन। अब बड़ी आकृति का आयतन देखो बेटा, किसी धातु का ठोस सिलेंडर को बचाने के लिए जिसकी ऊंचाई बनाने के लिए जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, व्यास 4 है। जब व्यास 4 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, और यहां 6 सेंटीमीटर व्यास है तो यहां R2, इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं, R2 कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितने छोटे गोले पिघलाने पड़ेंगे। तो बेटा बड़ी आकृति आपकी किसकी है, सिलेंडर की है, तो सिलेंडर का होगा पाई R1 स्क्वायर H और इसका होगा बेटा 4/3 पाई R2 स्क्वायर पाई R2 क्यूब। क्योंकि हमें पता है कि बेटा देखो यहां सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया पाई R स्क्वायर H होता है और आपके पास जो नीचे है गोला, गोले की आकृति है 4/3, तो इसको लिख सकता हूं बेटा 3 ऊपर आ जाएगा पाई। अब यहां R1 का मान देखो बेटा कितना है 2 गुणा 2, H का मान कितना है 45 बटे में 4 इंटू में पाई इंटू में R2 का क्यूब कितना है बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो 2 दूनी 4 से 4, पाई से पाई, 3 से 3, 3 तिया 9, 9 से 5 बार, 9 पंजे 45। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से बेटा ये आपका पेपर यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसके लिए यदि आपको पसंद आ रहे हैं पेपर तो बेटा आगे बच्चों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट जरूर करो भाई। कितना स्कोर बन रहा है आपका, कितना स्कोर नहीं बन रहा है वो चीज भी आप मुझे एक बार बताओ कमेंट बॉक्स।